तो सर अभी स्पाइनल सर्जरी में कौन से नई इनोवेशन आए हैं? स्पाइन सर्जरी पिछले पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 20 साल में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। दोनों हाथ दोनों का पैरालिसिस होना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना, वैसे केसेस प्रेजेंट होते हैं और टेक्निकली भी मार्जिन ऑफ एरर वहाँ पे बहुत कम है। जैसे कुछ हम लोग स्क्रू डालते हैं वहाँ पे, तो 2 मिलीमीटर यहाँ गया तो ब्रेन को सप्लाई करने वाली मेन नस है वर्टिब्रल आर्टरी, वो डैमेज हो सकती है। वहाँ इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग एक एडवांसमेंट है, जिसमें दर्दी एनेस्थेसिया में है तो भी उसके सिग्नल्स मॉनिटर होते हैं, जिससे सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, तो सर सर्जरी के बिना भी हम पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिव। लंबे समय तक बैठना वो एक मेजर भाग रहता है जिसका। हाँ। सर मोबाइल या टेक्नोलॉजी वो क्या इफ़ेक्ट करती है स्पाइन के ऊपर? क्योंकि मोबाइल लेके बच्चा बैठता है तो 2-3 घंटे तक उठता नहीं है, तो वो क्या इफ़ेक्ट करता है? सर राकेश लोहाना अगर स्पाइन सर्जन नहीं होते, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होते, तो क्या होते? अब सब सीरियस बैठे। हे गाइस, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आज हम मेडिकल हेल्थ और टेक्नोलॉजी के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का एपिसोड रीढ़ की हड्डी की सर्जरी यानी स्पाइनल सर्जरी के बारे में हम बात करेंगे। रीढ़ की हड्डी हमारे जीवन में, हमारे शरीर की नींव होती है जो हमें खड़े रहने में और झुकने में मदद करती है। लेकिन जब कोई समस्या आती है तो उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। अगर आप रीढ़ की हड्डी की समस्या से जूझ रहे हो या सर्जरी के बारे में विचार कर रहे हो या फिर जानना चाहते हो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रीढ़ की हड्डी की देखभाल हम कैसे करते, तो ये एपिसोड आपके लिए है। हम विभिन्न प्रकार से रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, इन प्रक्रियाओं से क्या उम्मीद की जा सकती है और कैसे ये सर्जरी जीवन को बेहतर बना रही है, ये इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो है डॉक्टर राकेश लोहाना, जो 10 साल से भी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस है स्पाइनल सर्जरी में। तो आज उनसे बात करेंगे स्पाइनल सर्जरी के बारे में। तो मिलते हैं हमारे गेस्ट से। हेलो सर, वेलकम टू माय शो। કેમ છો सर? बस मजाમાં। ओके सर, आज हम बात करने वाले स्पाइनल सर्जरी के बारे में। तो आपने कहाँ से ये ट्रेनिंग ली है, फेलोशिप की है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। काफ़ी लंबा ट्रेनिंग था ये। मैंने MBBS 6 साल का, MBBS 5.5 साल का बड़ौदा से किया, MS जनरल सर्जरी बड़ौदा से किया। वहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में न्यूरो सर्जरी का ट्रेनिंग लिया, वो 3 साल का था। उसके बाद मेरे सर ने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि स्पाइन एक नया स्पेशलिटी है और सब स्पेशलिटी उसमें करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा समय एडवांस न्यूरो सर्जरी फेलोशिप जापान से किया एंड देन 2 साल वहाँ से फिर टोरंटो गया था, वहाँ पे स्पाइन फेलोशिप किया। उसके बाद पिछले ऑलमोस्ट 15 साल से मैं बड़ौदा में एज ए स्पाइन स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। ओके, तो सर स्पाइनल सर्जन का रोल क्या होता है? स्पाइन के बहुत सारी बीमारियां आजकल देखने को मिलती है। कॉमनली स्लिप डिस्क बहुत कॉमन है, गादी का खिसक जाना, यानी कमर दर्द, गर्दन का दर्द, कमर के साथ पैरों में सूनापन, झुंझुनाहट, यानी स्लिप डिस्क बोलते हैं, जो गादी खिसक जाना, या स्पाइनल स्टेनोसिस, नस की जगह कम हो जाना, जिसमें दर्दी का चलने के बाद थोड़ी देर बाद चलने के बाद बैठ जाना पड़े। कई बार स्पाइनल ट्यूमर्स भी होते हैं। ऐसे ही सर्वाइकल स्लिप डिस्क होती है। कई बार स्पाइन में इन्फेक्शंस भी होते हैं, TB या पायोजेनिक इन्फेक्शंस। सो बहुत सारी स्पाइन के संलग्न बीमारियां हैं, कुछ जन्म से भी होती है। तो इन सबका मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारा रोल है बेसिकली। ओके, तो सर अभी स्पाइनल सर्जरी में कौन से नई इनोवेशन आए हैं? स्पाइन सर्जरी पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 20 साल में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। जैसे पहले स्पाइन सर्जरी का काफ़ी डर रहता था कि स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस हो जाएगा या दर्दी चल नहीं पाते हैं। सो उसमें सबसे बड़ा एडवांसमेंट आया माइक्रोस्कोप में काफ़ी अच्छे मैग्नीफिकेशन के साथ काम होता है, काफ़ी क्लियर विजिबल फील्ड होता है। और उसके बाद आया मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, मीन्स छोटे चीरे से होता है। और फिर आया एंडोस्कोपिक सर्जरी, उसमें अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। उसके साथ साथ MRI एडवांसमेंट, एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिक
यही स्पाइन फेलोशिप ट्रेन डॉक्टर्स आए, इन सब के कारण ओवरऑल पिछले 10-15 या 20 साल में स्पाइन सर्जरी ओवरऑल फील्ड और रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे अभी। ओके, तो सर एआई का भी रोल रहता है इसके अंदर अभी? एआई सब जगह ही आ रहा है, वैसे ही स्पाइन सर्जरी में भी आगे समय में देखने को मिलेगा। अभी एआई इन्फेंसी स्टेज में है, बट डेफिनेटली आगे जाके स्पाइन सर्जरी में भी एआई का रोल देखने को मिलेगा। तो सर एक स्पाइनल सर्जन के लिए कौन से ऐसे केस आते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं? स्पाइन सर्जरी काफ़ी चैलेंजिंग है। मैं कुछ केसेस शेयर करूंगा। जैसे कुछ पेशेंट्स है क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन, जहाँ पे ब्रेन पूरा ख़त्म होता है और स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन। वहाँ पे काफ़ी जो दर्दी है उनको दोनों हाथ दोनों का पैरालिसिस होना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना, वैसे केसेस प्रेजेंट होते हैं। और टेक्निकली भी मार्जिन ऑफ एरर वहाँ पे बहुत कम है। जैसे कुछ हम लोग स्क्रू डालते हैं वहाँ पे, तो 2 मिलीमीटर यहाँ गया तो ब्रेन को सप्लाई करने वाली मेन नस है वर्टिब्रल आर्टरी, वो डैमेज हो सकती है। वहाँ से 2 मिलीमीटर यहाँ गए तो सर्वाइकल कॉर्ड इंजर्ड हो सकता है, जिससे पैरालिसिस और कई बार लाइफ का रिस्क भी हो सकता है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहते हैं केसेस। मगर टेक्नोलॉजी इसमें बहुत हेल्प करती है। हाँ, टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, एक्सपीरियंस हेल्प करता है। इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग एक एडवांसमेंट है, इसमें दर्दी एनेस्थेसिया में है तो भी उसके सिग्नल्स मॉनिटर होते हैं, जिससे सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, तो सर उसका डायग्नोस कैसे होता है सर जनरली? एक है क्लिनिकल डायग्नोसिस। जैसे पेशेंट हमारे पास आया तो उसके जो चिन्ह बताते हैं, जिसके एग्जामिनेशन हम करते हैं, जिससे क्लिनिकल पता चलता है कि इसको क्या हो सकता है। दूसरी बात है इन्वेस्टिगेशंस। एमआरआई बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटी है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस एमआरआई से डायग्नोसिस होते हैं। कुछ पेशेंट्स में सीटी स्कैन भी हेल्प करता है, कुछ पेशेंट में सीटी माइलोग्राफी हेल्प करता है, और एट टाइम्स इन सम पेशेंट्स इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मींस नर्व कंडक्शन स्टडी, पैरों की नसों की जांच होती है। इन सब से हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। ओके, तो सर लोगों को सर्जरी का नाम आता है तो डरने लगते हैं, तो सर सर्जरी के बिना भी हम पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिव। मेजॉरिटी ऑफ स्पाइन पेशेंट्स सर्जरी के बिना ही ठीक होते हैं। जैसे हमारे पास कमर दर्द या गर्दन के दर्द के 10 पेशेंट आएंगे तो 10 में से 8 पेशेंट को बिना ऑपरेशन को ठीक हो सकता है। उसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन पद्धति में बदलाव। आज के ज़माने में मेजॉरिटी जो भी सबके प्रोफेशन है वो सिटिंग काफ़ी है। कंटिन्यूस लंबे समय तक बैठना वो एक मेजर भाग रहता है, जिसका नियमित एक्सरसाइज का अभाव, नियमित व्यायाम और कसरत का अभाव देखने को मिलता है। और वेट गेन भी बड़ा फैक्टर है, ओबेसिटी काफ़ी बड़ी है। तो कंट्रोल ऑफ वेट, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा काफ़ी हेल्प हो सकती है। और पोस्चरल इतनी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो सर दिन में आदमी को कितने टाइम तक बैठना चाहिए और फिर स्पाइन को रिलैक्स करना चाहिए? यानी आजकल सबकी जॉब ऐसी रहती है कि लंबे टाइम तक आपको चेयर पे बैठना पड़ता है। राइट। थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए। मीन्स आधे पौने घंटा एक पोजीशन में बैठे, फिर पोजीशन चेंज किया, फिर आप फिर से बैठ सकते हैं। और उसके दौरान थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो ऑफिस में भी आप कर सकते हैं बिना साधन के, तो वो करना चाहिए। स्पाइन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज, यानी आप स्पोर्ट्स ले लो तो कौन सा स्पोर्ट्स है सर? यानी साइकिलिंग, रनिंग? बेसिकली कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आप जिसमें आपका कोर मजबूत होगा ना, वो एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कुछ मिक्स एंड मैच ऑफ कार्डियो एक्टिविटी लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, योगा जैसे मैंने बताया, वो इम्पोर्टेंट है। तो सर आजकल कॉमन क्या देखने को मिलता है बच्चों के अंदर और एडल्ट के अंदर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम? स्पाइन रिलेटेड जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वो स्लिप डिस्क है, गादी का खिसक जाना। और पहले ये बीमारी थोड़े लेट एडल्टहुड मीन 40s या 50s में दिखती थी। डे बाय डे यंगस्टर्स भी हमारे पेशेंट्स होने लगे हैं। अभी थोड़े महीने पहले ही हमने 12th साइंस के एक लड़की का स्लिप डिस्क की वजह से पैर में कमज़ोरी आ गई तो हमको इमरजेंसी में ड्यूरिंग हर एग्जाम्स ऑपरेट करना पड़ा। सो अभी छोटी उम्र में भी स्लिप डिस्क देखने को मिलती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। उसका मेजर रीज़न क्या होता है सर? मुझे लगता है कि आज की जो हमारी जीवन पद्धति है उसमें बेसिक एक्सरसाइज
नहीं है, कमी है। सो एक्सरसाइज, दूसरा चीज़ है कि जैसे मैंने बताया प्रोलॉन्ग सिटिंग, तीसरा है वेट कंट्रोल, और चौथा है डाइट। प्रॉपर डाइट पे फोकस भी करना ज़रूरी है। तो सर मोबाइल या टेक्नोलॉजी वो क्या इफ़ेक्ट करती है स्पाइन के ऊपर, क्योंकि मोबाइल लेके बच्चा बैठता है तो 2-3 घंटे तक उठता नहीं है, तो वो क्या इफ़ेक्ट करता है सर? टेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी एडवर्स इफेक्ट है। जैसे ऑफिस जॉब है बैठना, वो दैट इज़ फाइन, बट आपने जैसे बताया मोबाइल या लैपटॉप या गेम्स के साथ 2-3 घंटे ऑड पोजीशन में बैठ गए, बिंज वॉचिंग OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे वेब सीरीज, तो इन सब से बैक पेन या नेक पेन के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके। बच्चों में भी ऐसा ही रहता है ना सर? अभी बच्चों में भी काफ़ी ऐसा मिलता है देखने को। तो बचपन से ही मोबाइल या टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रखा जाए और थोड़ा ध्यान रखा जाए कि एटलीस्ट कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग वॉचिंग अवॉइड किया जाए। ओके। तो नेक पेन ज़्यादा होता है सर मोबाइल देखने से, क्या होता है उसका पोस्चर कैसा रहना चाहिए? नेक न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। सो जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो एक अर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना चाहिए कि लैपटॉप जो है उसका कंप्यूटर का स्क्रीन आई लेवल पे रहना चाहिए, या मोबाइल देख रहे हैं तो भी बीच बीच में ब्रेक करना चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा रहता है कि ऐसे देख देख के करते हैं, तो धीरे धीरे नेक काफ़ी बैंड पोजीशन में रहता है, तो वहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है, और पेशेंट्स को नेक पेन या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर स्पाइन का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर? स्पाइन जो है वो बेसिकली बैकबोन कहा जाता है। कोई भी रीढ़ की हड्डी मेन हड्डी है, तो बॉडी का जो वेट है वो पूरा स्पाइन के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है। तो आप जो भी पोजीशन में बैठे हो, कुछ पोजीशन चेंज कर रहे हो, कुछ चीज़ उठा रहे हैं, तो जो भी बॉडी का वेट है वो स्पाइन के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो जिसकी स्पाइन मजबूत, वो ओवरऑल मजबूती के लिए ज़रूरत है। तो स्पाइन की मजबूती या उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, उसकी फिटनेस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो काफ़ी इग्नोर सब्जेक्ट है बेसिकली। तो सर ब्रेन और स्पाइन जुड़ा हुआ होता है, तो वो कैसे होता है, वो कैसे जुड़ा हुआ होता है? यानी ये बेसिक क्वेश्चन है, मगर बहुत सारे लोगों को ये सब नहीं मालूम होता है। स्पाइन जो है वो एक बोनी एनाटॉमी है। जो वर्टिब्रा एक यूनिट सेगमेंट है वर्टिब्रा, वो हर एक वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, और उसमें एक चैनल रहती है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। ब्रेन से शुरू होके ब्रेन के जो भी सिग्नल्स है वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के द्वारा पूरे बॉडी में कंट्रोल होता है। इसमें कुछ लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड में कॉम्प्रेशन हुआ या नर्व पे कॉम्प्रेशन हुआ, तो उसकी इफ़ेक्ट पेशेंट्स में देखने को मिलती है। उसमें दर्द है, सूनापन है, झुंझुनाहट है, या कोई हाथ और पैरों में कमजोरी आना है, या बहुत मेजर डिस्क है तो ब्लैडर बाउल, पेशाब और संडास का नियंत्रण भी वही ज्ञानतंतु से होता है, तो वो भी डैमेज हो सकता है। तो सर हमने एक मूवी देखा था गुजारिश, उसके अंदर मुझे पता है तब तक स्पाइनल इंजरी थी, और वो पूरा बॉडी नीचे से, गले से नीचे पूरा सुन्न हो गया था, तो वो क्या होता है सर? यस। सो वो है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो वो पेशेंट में जो एक्टर है उसको सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी होता है, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। अभी रिसेंटली हमारा एक पेशेंट था, वो अपने सर पे वजन लेके जा रही थी और गिर गए, तो स्पाइनल में सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो गया, तो जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। अनफॉर्चुनेटली इतने बहुत एडवांसमेंट के बाद भी स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स है वो रिजनरेट नहीं होते हैं। तो एक बार जो परमानेंट डैमेज हो जाता है तो फिर से रिकवर नहीं होता है। सो वो पेशेंट फिर दोनों हाथ दोनों का पैरालिसिस, अगर कंप्लीट इंजरी हो गया तो लाइफ लॉन्ग होता है, अगर इनकम्प्लीट इंजरी हुआ तो वो धीरे धीरे फिजियोथेरेपी टाइम या सर्जरी से धीरे धीरे वो रिकवर हो सकता है। यानी कंप्लीट इंजरी यानी पूरा कोड कट जाता है, यानी स्पाइनल कोड होता है वो। कंप्लीट इंजरी मीन्स वहाँ से बिल्कुल सिग्नल नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे जाना बंद हो जाता है। तो वो सेगमेंट के नीचे दर्दी को कोई संवेदना भी नहीं होती और कोई मूवमेंट भी नहीं होती, वो कंप्लीट स्पाइनल इंजरी है। तो सर पहले के टाइम में तो जो लड़कियां होती थी वो 2-3 पानी के गड़े लेके जाती थी, तो उसमें कुछ नहीं होता था, अभी क्यों हो जाता है? ये एक्सरसाइज की कमी की वजह से या क्या है? उस टाइम पे भी होता तो होगा ही, बट अवेयरनेस नहीं थी। सो अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम्स पिकअप भी हो रहे हैं। सर आपने पहले बताया मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, वो क्या होता है सर?
सो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एक दर्दियों के आशीर्वाद रूप एक एडवांसमेंट है, ओके जिसमें पहले जो सर्जरी बहुत लंबे चीरे से होती थी, बहुत आधुनिक पद्धति से छोटे चीरे से माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप से होती है। उसमें जो प्राइमरी पर्पस है वो वही रहता है कि जो नस दब चुकी है नस को फ्री करना है, या कुछ पेशेंट में स्पाइनल फिक्सेशन करना है, वो वही है। लेकिन वो जो गोल है वो गोल कोलेटरल डैमेज कम से कम हो, मीन्स आसपास का डैमेज कम से कम हो, वैसे होता है। ओके तो जैसे चीरा कम होना, स्नायु और जो स्नायु का कटिंग है वो कम होना, खून की मात्रा कम जाती है तो ब्लड लॉस कम होता है और रिकवरी जल्दी होती है। ओके। तो ये दर्दियों के आशीर्वाद रूप पद्धति तो है, benefit जिससे पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत मिनिमल हो जाता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है और ब्लड लॉस कम हो जाता है ओके और सेफ पद्धति है। ओके। तो सर मल्टीपल लेवल भी डिस्क होता है, तो इसके अंदर भी ये सर्जरी काम आती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिव। सो कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिसमें मल्टीपल लेवल पे डिस्क होते हैं, तो इसी में क्लिनिकल ज्ञान काम आता है कि हम क्लिनिकल रेडियोलॉजी यानी क्लिनिकल देखा, एमआरआई देखा, फिर डिसाइड करते हैं कौन सा लेवल पे ऑपरेट करना है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में 1 या 2 या 3 लेवल ही पैथोलॉजिकल रहते हैं, तो इन सब में मिनिमली इन्वेजिव पद्धति काम करती है। बट कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिसमें आज भी ओपन सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन सालों साल से मिनिमली इन्वेजिव एक्सपर्टाइज होने के बाद ओपन सर्जरी भी अभी इसी तरह से की जाती है कि वो की होल सर्जरी के प्रिंसिपल्स ही फॉलो करके भले ही ओपन सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन वो कोलेटरल डैमेज मिनिमल हो या सेफ्टी बढ़े, उस तरीके से की जाती है। पहले जो सर्जरी करवाते थे सर, उसके अंदर इन्फेक्शन का चांसेस रहता है, इस सर्जरी में इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाता है, यही होता है? यस। अब पहले इन्फेक्शन रेट्स ज़्यादा थे, बिकॉज कई बार बहुत बड़ा इंसिजन, लंबा सर्जरी चलना, ब्लड लॉस होना, ये सब चीज़ों से इन्फेक्शन रेट्स बढ़ता था। अभी सिलेक्टिव लोग ये सर्जरी कर, जैसे हमारा काम मेन स्पाइन सर्जरी का ही है, हम महीने 50-60 स्पाइन सर्जरी करते हैं, तो उस एक्सपर्टाइज के बाद आपका स्पीड भी बढ़ता है, सो सर्जिकल टाइम कम होता है, आपका इंसिजन बहुत कम हो गया है, और हॉस्पिटल के दौरान हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर है, लैमिनर एयरफ्लो है, तो इन और डिस्पोजेबल्स काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है, रीयूज़ नहीं होता है, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर यूज़ करते हैं, जिससे इन्फेक्शन रेट बहुत मिनिमल हो गया है। तो पहले तो लोग एक दूसरे का सुन के ही नहीं जाते थे सर्जरी के लिए। मैं कभी भी मेरे रिलेटिव को भी सजेस्ट करता था कि भाई आप सर्जरी के लिए जाओ, वो ना बोलते थे नहीं भाई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी ये सब कम हो गया, अभी सीनियर चेंज हो गया। इनफैक्ट हमारा प्रैक्टिस में हमारे पेशेंट ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। पेशेंट जो है वो 1-2 साल से सफ़र कर रहा है और रियलाइज़ करता है कि वो इतना बड़ा डील नहीं है जितना डर रहा था, तो पेशेंट ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, और उनके जैसे पेशेंट दिखे तो वही लेके आते हैं। तो सर ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है और जो ट्रेडिशनल सर्जरी है, उसके बीच का डिफरेंस हमें बताइए। मेन जो डिफरेंस यही है, एक इंसिजन बहुत कम है, ब्लड लॉस कम है, इन्फेक्शन रेट्स कम है, रिकवरी फास्टर है, पेन कम होता है, तो एनाल्जेसिक रिक्वायरमेंट कम होती है, जल्दी रिटर्न टू वर्क जा सकते हैं। सो बहुत सारे एडवांटेज है। यस, फॉर सर्जन ऐसा है कि वो टेक्निकली थोड़ा डिमांडिंग है, उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट पेशेंट्स के लिए तो बेनिफिट ही है। तो किसी को अगर सिंगल डिस्क है तो वो ये सर्जरी करवाने के बाद कितने टाइम में आपका रूटीन शुरू कर सकता है, उसका टाइम? सो जो अभी स्लिप डिस्क है, लंबर डिस्क या सर्वाइकल, वो हम फुल एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, जिससे करते हैं। तो उसमें इंसिजन अराउंड लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम सुबह ऑपरेशन करते हैं, दोपहर में चलाते हैं। इधर लोकल पेशेंट है तो शाम को भी डिस्चार्ज कर सकते हैं या वेरी नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। देयर आर पेशेंट्स जो 3 या 4 दिन में ही बैक टू वर्क गए हैं, बट यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 2 वीक्स जितना थोड़ा रेस्ट ले और धीरे धीरे फिर बैक टू वर्क जाए। उसमें वर्क किस टाइप का है, हैवी वर्क है तो मे बी 1 मंथ के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ऐसी कोई स्टोरी है जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने सर्जरी की है, उसके बाद उनको बिल्कुल भी रिलीफ हो गया है पेन और वो बहुत खुश हो गया, ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें बताइए। वैसी काफ़ी सारी स्टोरी है, लेकिन मैं हर एक एज ग्रुप की थोड़ा बात बताऊंगा, जिसमें पेशेंट तो काफ़ी खुश होते लेकिन हमें भी अच्छा लगता है, उस तरह के केसेस है। सो एक बच्चा था जिसको दोनों हाथ दोनों का पैरालिसिस हो गया, दोनों हाथ दोनों पैर का, और उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई। उसको वेंटिलेटर पे डाला गया, सब इन्वेस्टिगेशन किए, पता चला कि
सर्वाइकोमेडुलरी जंक्शन मीन्स जैसे मैंने बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन पे नस पे दबाव था, तो उसमें सर्जरी करना ज़रूरी था। लेकिन इस तरह के केस में पेशेंट का वेंटिलेटर से बाहर आना मुश्किल रहता है, तो हाई रिस्क सर्जरी रहती है। रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया, बट इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। पेशेंट 1 महीने से वेंटिलेटर पे था, वो नहीं बाहर आ रहा था, तो ऑन वेंटिलेटर हमने सर्जरी किया। और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 महीने बाद उसके फादर ने जब हमें वीडियो भेजा, वो बच्चा दौड़ रहा था। अरे वाह। सो वेंटिलेटर से बाहर निकला, दोनों हाथ दोनों पैर का पैरालिसिस जो था उसमें सुधार हो गया। हाँ। और वो दौड़ता हुआ जब वीडियो देखा ना, दैट इज बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है हमको। हाँ। ऐसा है। तो ऐसी एक दूसरी स्टोरी है। एक अभी लास्ट ईयर हमने एक सर्जरी किया। एक बिहार से एक लेडी आई थी, जिसको 9 महीने से वही पैरालिसिस था, दोनों हाथ दोनों पैर का। उसका बेटा था जिसको उठा नहीं पा रही थी, और वो सर्जरी के बाद उस पेशेंट जब वापस वॉक करने लगते हैं या बच्चे को उठा पाते हैं, तो उनको खुश देख के जो हमें खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। डेफिनेटली। सर, एक मैंने कहीं सुना था कि B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी या कुछ होता है। यस, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से SACD, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्ड नाम की बीमारी होती है, जिसमें पेशेंट का पैरों में वीकनेस होना, चप्पल निकल जाना, पैरों में सूनापन होना या जलन होना, इस तरह के चिन्ह हो सकते हैं। ओके, तो ये पहले करके आप कर तो प्रॉपर प्रिवेंशन जरूरी है उसके लिए। और रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। स्पेशली वेजिटेरियन सोर्स में विटामिन B12 नहीं है। ज़्यादातर इंडियन में तो नहीं होता है जी। सो विटामिन B12 की नियमित रूप से जांच की जाए और विटामिन B12 सप्लीमेंट किया जाए, तो उससे वो प्रिवेंट हो सकता है। ओके। सर, आपके हिसाब से स्पाइनल सर्जरी में अभी फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है? स्पाइन सर्जरी बहुत रेपिड एडवांस हो रही है। जैसे मैंने बताया, पहले ओपन सर्जरी होती थी, फिर माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, और उसके साथ अभी नेविगेशन सिस्टम, जैसा GPS है वैसा नेविगेशन सिस्टम आ गया, रोबोटिक्स आ गया, AI आ गया। और मुझे लगता है फ्यूचर ऐसा होगा कि मिनिमली इन्वेजिव से मे बी जस्ट स्टेम सेल और बायोलॉजिक्स से ऐसा होगा कि एक इंजेक्शन डाला जाए एंड देन दैट वुड क्योर द प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है, लेट्स सी। ओके। सर, राकेश लोहाना अगर स्पाइन सर्जन नहीं होते, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होते, तो क्या होते? डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्योंकि हमने आपके फेसबुक पे देखा है, आप स्पोर्ट्स में भी एक्टिव हो, आप साइकिलिंग भी करते हो, आप मैराथन भी रन करते हो, तो क्या आपको अच्छा लगता है? मे बी स्टैंड अप कॉमेडियन होता। एक ज़माने में ऐसा सोचता था कि लाइफ में सबको खुशी देने का कोशिश करना चाहिए। तो अभी एज ए सर्जन सबके चेहरे पे स्माइल ला रहे हैं। मे बी स्टैंड अप कॉमेडियन बन के ज़्यादा शायद थोड़ी और हंसी ला सकता था। कुछ एक जॉक्स हो जाए सर। अब सब सीरियस बैठे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए, हमें इतना नॉलेज दिया, आपके बारे में इतना जानने को मिला। आपकी हॉस्पिटल के बारे में हमें कुछ बताइए सर। थैंक यू शिव। सो हमारा वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो अकोटा रोड स्थित है और वार्ड ऑफिस 6 के सामने। सो ये हमारा बेसिक पर्पस ये था, हम फ्रेंड्स मिलके हॉस्पिटल शुरू किया है, हमारे साथ 2 यूरोलॉजिस्ट भी है। सो हमारा मेन पर्पस ऐसा था कि हम लोग सब फ्रेंड्स बड़ौदा से MBBS किया, फिर स्पेशलिटी कहीं बाहर से किया, और वापस आए ये सोच के कि मिडिल क्लास को, क्लाइंटेज को हम एडवांस फैसिलिटीज़ एक रीजनेबल रेट्स में प्रोवाइड कर पाए और ऑनेस्ट एंड एथिकल केयर प्रोवाइड कर पाए। यही एक उद्देश्य रहा है एंड काफ़ी हद तक हम अच्छे से कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका फेसबुक पेज भी देखा था, आपके जो एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत ही सेटिस्फाइंग है कि आफ्टर सर्जरी और बिफोर सर्जरी बहुत ही फ़र्क पड़ता है पेशेंट को। पेशेंट का भी रिव्यू मैंने बहुत सारे सुने हैं आपके। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने आपका टाइम निकाला और हमारे साथ बात करने यहाँ पे आया सर। थैंक यू सो मच शिव, थैंक यू। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत सारी बातें न्यूरो सर्जरी के बारे में जानने को मिली है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें DM और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।